हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम लोग आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 22 करने जा रहे हैं, जो कि बात कर रहा है स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो जैसे कि इसका नाम से आपको पता चल रहा है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी सिविलाइजेशन अभी तक आप नॉर्थ इंडिया की तरफ पढ़ रहे देख रहे थे, वो सिविलाइजेशन किस तरह से अदर पार्ट्स में पहुंची, है ना। यानी कि जो शहर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर जो नॉर्दर्न एरिया में, नॉट शहर, इनफैक्ट जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, मगध में जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, है ना, जैसे मौर्य के पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा, फिर उसके बाद गुप्ता के पीरियड में आपने देखा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन जगहों पे था, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन स्प्रेड होता है ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में। यहां पर जब हम ईस्टर्न सिविलाइजेशंस की बात करेंगे तो हम बेसिकली डील करेंगे बंगाल को, हम डील करेंगे उड़ीसा को, हम बात करेंगे असम की। बात समझ में आ रही है? सिंपल तौर पे आपने नॉर्थ इंडिया मगध के अराउंड पढ़ लिया। अब मगध से आप थोड़ा और ईस्ट जाओगे तो आपको आगे क्या मिलेगा? आपको बंगाल मिलेगा, आपको और आगे जाओगे तो आपको असम मिलेगा, है ना। आपको नीचे ही वहीं पर कलिंग मिलेगा, यानी कि उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग। तो इन जगहों पे कैसे सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इस चीज को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। वेरी सिंपल, क्लियर है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ देखिए, मैं इसलिए कहूंगा ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी अक्सर इन एरिया से सवाल नहीं पूछता है, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन विच इज अनटच्ड वो यूपीएससी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बात तो हमने जान ली कि भाई मान लीजिए यहां पर अगर मगध है, मगध में जो सिस्टम चल रहा था, मगध के अंदर जो तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का, क्वाइंस का, इंस्क्रिप्शंस का, वॉट एवर इट इज, जो भी इंफॉर्मेशन थी कल्चर को लेकर, है ना। फिर मगध के बाद हमने देखा नॉर्थ इंडिया के एरिया में बाद में गुप्ता एम्पायर भी था, वो भी वहीं से रन कर रहा था पूरे नॉर्थ इंडिया में। कैसे वो और इस साइड गया, ईस्टर्न की तरफ कैसे गया। जब हम ईस्ट की बात करेंगे तो हम वहां पर बात करेंगे बंगाल की, हम बात करेंगे असम की, हम बात करेंगे आपको उड़ीसा की। तो बेसिकली हमको इनके ऊपर यहां पर बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को आज के शुरू करते हैं। राइट, ठीक है। सो स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन द ईस्टर्न इंडिया। नाउ अब देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, आपको मैं कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूं जो पूरे लेक्चर में आपको मिलेंगे, पूरे लेक्चर में। अब एक बात समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अगर आप देखिए गुप्ता, अब गुप्तास के टाइम पे इफ यू विल सी, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग लैंड ग्रांट्स कर रहे थे, है ना। ये लोग क्या करते थे? लैंड ग्रांट्स करते थे। और लैंड ग्रांट्स किसको कर रहे थे भाई? या तो वो लैंड ग्रांट करते थे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण्स, या फिर वो लैंड ग्रांट कर रहे थे क्षत्रिय को, ठीक है ना। आपने दो चीज देखने को मिली, ब्राह्मणों को कर रहे थे तो वो तो हो ही गया, प्रीस्ट को करते थे, लेकिन क्षत्रियों को भी कर रहे थे, यानी कि किंग्स को भी कर रहे थे। ये हमने देखा, ये हमने खासतौर से देखा गुप्ता पीरियड में कि गुप्ताज ने हराया एक दूसरे किंगडम के राजा को, लेकिन उसको कह दिया कि तुम ही वो अपना एरिया रूल करो, बस आप अपनी बस आप जो है मेरी सॉवरेनिटी, मेरी सुजरानिटी को, मेरी सुप्रीमेसी को मानेंगे, है ना। ये मैंने आपको गुप्ता से बताया था। जैसे गुप्ता के कई बार आया, हमने देखा समुद्रगुप्त का इतना बड़ा एक्सपेडिशन हुआ, साउथ इंडिया को भी उसने एक्सपेडिशन किया, लेकिन जहां जहां जिन जिन राजाओं को हरा के आया, उसके बाद उन्होंने उनकी जमीन उनसे नहीं ली, उन्हीं को दे दी। तो एक तरह से क्षत्रियों को जमीन देना ठीक है, बट कहा कि आप मेरी सुजरानिटी एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने बहुत देखा गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में एकदम चरम पे आ गया था, है ना। इसको जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, जो फ्यूडलिज्म था वो बहुत बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका था, है ना। ये चीज हमने देखा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो फ्यूडलिज्म वाली बात हम जो कर रहे हैं, ये शुरू कहां से होती है। अगर आपने ऑब्जर्व किया, मैंने जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि सातवाहनों से ये कहानी स्टार्ट होती है ना। सातवाहनास जो थे वो एक तरीके से खुद ही वो एक प्रोविंस था मौर्यास के टाइम पे, है ना। और जब मौर्यास डिक्लाइन होते हैं तो सातवाहन जो होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और वहां से एक सातवाहन डायनेस्टी शुरू होती है। ये काम सातवाहनों से शुरू क्यों हुआ, लैंड ग्रांट करने वाला? याद करिए, जब सातवाहन ने टोंडाई मंडलम का एरिया कैप्चर किया, टोंडाई मंडलम इस एरिया को कैप्चर किया, तो ये एरिया दे दिया था किसको? पल्लवास को रूल करने के लिए, राइट। तो ये कल्चर जो है वो यहां से शुरू हुआ, जब ये एरिया सातवाहनों ने पल्लवास को दे दिया। और फिर लेटर ऑन धीमे धीमे सातवाहनों के बाद जब आगे चलिए गुप्ताज आते हैं, तो गुप्ता ने तो पूरी पूरी जमीनें दे दी, और जो ब्राह्मण्स को दी, तो कभी कभी ब्राह्मणों को जो दी जाती थी वो पहले ऐसा होता था, यहाँ तक तो टाइम ऐसा था कि जब दिया गया प्रीस्टली क्लास को दिया गया तो फिर रेवेन्यू राइट्स दिया करते थे,
ठीक है ना, क्या करते थे, सिर्फ रेवेन्यू राइट्स यहां पर दिया करते थे। लेकिन बाद में आप देखोगे लेटर ऑन यू विल फाइंड कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ही नहीं बल्कि ओनरशिप राइट भी दे दिया जाता था इन लोगों को, ठीक है ना, ओनरशिप राइट वाज आल्सो ग्रांटेड। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक जमीन है, उसी जमीन से आप देखोगे तो डेवलपमेंट होता है, सिविलाइजेशन शुरू होगी, मतलब कंस्ट्रक्शन होगा, चीजें सेटल होंगी, और भी कई सारी चीजें। जैसे ये तो एक चीज हो गई। अब आप बताइए, यहां पर भी आपने पढ़ा था लैंड ग्रांट करने का क्या कॉन्सेप्ट होता था, क्या आपने ब्राह्मण को लैंड ग्रांट करी, अब ब्राह्मण की वो ओनरशिप राइट हो गया, पहले रेवेन्यू राइट था, तो वो उनकी जमीन हो गई एक तरह से। अब वो क्या करेंगे कि इसी वाले जमीन पे जो उनको मिल गया उस पर वो पीजेंट्स को लगाएंगे, है ना, और ये पीजेंट ही होंगे जो इस एरिया में एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर करने का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर करने का मतलब था कि इकोनॉमी उस एरिया की बढ़ जाना, है ना, एग्रीकल्चर का मेरा मतलब हो गया कि उसी एरिया में सेटलमेंट देखने को मिलना, है ना, सेटलमेंट भी हो गया। फिर एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी तो बढ़ी, सेटलमेंट बढ़ा, और कभी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो गया, अगर एग्रीकल्चर सरप्लस में किया गया तो बेसिकली मतलब सरप्लस इज समथिंग जब आपके पास चीजें आप होल्ड कर सकते हो, मतलब आपका अब प्रोडक्शन जो है वो खूब बढ़ गया है और अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कंजम्पशन भी बढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, दीज आर द साइंस कि सिविलाइजेशन बन रहा है। ऐसे ही तो हमने देखा था, ऐसे ही तो हमने देखा कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वैदिक पीरियड के अंदर भी कैसे ऋग्वेद में चीजें चल रही थी, है ना, इकोनॉमी वाज पास्टोरल। और फिर 1000 बीसी में जब आयरन की डिस्कवरी हुई सो वी सॉ कि फिर एग्रीकल्चर आ गया और जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई, है ना, एग्रीकल्चर मेन डोमिनेटिंग इकोनॉमिक फोर्स हो गया, राइट। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि जो सवाल था कि कैसे ये लोग ईस्टर्न सिविलाइजेशन में कैसे गए, तो आपको पता है गुप्तास भी जो है वो भी यूपी बिहार के एरिया में डोमिनेटिंगली रूल कर रहे थे, और मैंने आपको बताया हुआ था कि यूपी बेसिकली इनका मेन पॉलिटिकल फोर्स था, है ना, मेन पॉलिटिकल फोर्स इनका कहां पर था, वो इनका यूपी के अंदर था, राइट, है ना, ये हमने देखा था। और अगर यूपी बिहार इनका मेन रोल था, तो अगर आप लैंड ग्रांट कर रहे हो तो लैंड ग्रांट जो कर रहे हैं ये लोग वो अपने बाहर के एरिया के लोगों कर रहे थे, या फिर जिसको जीत लिया गुप्ताज ने उनको वो जमीन उन्हीं की दे दी। तो भाई ऐसे क्या हुआ कि जहां पर जिन लोकल लोगों को हराया, जहां पर हराया फिर उनको वो जमीन वापस करने से क्या हुआ, और फिर उस जगह की जमीन को अगर ले भी लिया तो ब्राह्मणों को दे दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अगर यूपी बिहार वाज द सेंटर, अगर यूपी बिहार वाज द सेंटर ऑफ गुप्ताज, तो धीरे धीरे फिर ये लोग जो हैं वो ईस्टर्न साइड भी फैलते हैं, है ना। मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको कि गुप्ताज के नीचे आते हैं जहां सातवाहन थे, वहां पर आप देखोगे तो दूसरा किंगडम वाकाटाका आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चीजें चलती हैं और ऐसे ही सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड होता है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, दैट इज लैंड ग्रांट्स। ये लैंड ग्रांट्स आपको लगभग सब जगह देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल बंगाल की, ठीक है, हम बात करेंगे बंगाल की, मतलब बंगाल में किस प्रकार से सिविलाइजेशन हुआ, तो हम बंगाल की पूरी हिस्ट्री पीछे से देखना शुरू करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया है पहले हम उतना ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे कलिंग की, है ना, यानी कि हम बात कर रहे होंगे कलिंग मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे होंगे उड़ीसा की, ठीक है। तो उड़ीसा कलिंग वॉर जब हम डिस्कस करेंगे अशोका के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे खारवेल किंग के बारे में, है ना, कैसे ये सब सेटअप हुआ, राइट। और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लैंड ग्रांट से एक बहुत मेन फीचर था, जो चीज़ जो चला आ रहा था, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो आज का सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है, राइट। तो अब आप जरा इसको देखिए कि भाई हम कैसे कह सकते हैं व्हाट आर द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, तो सवाल ये है कि सिविलाइजेशन क्या होता है, क्या साइंस है, हम कब कह सकते हैं कि कोई जगह सिविलाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर रीजन में एक सिस्टम हो टैक्सेस को कलेक्ट करने का एंड लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन किया जा रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो एरिया है वो एक सिविलाइज्ड एरिया होगा। इसके अलावा इफ यू विल सी कि उस पर्टिकुलर एरिया में एक सेट ऑफ सोशल क्लास होगा, यानी सोसाइटी के अंदर एक सेट ऑफ सोशल क्लास है कि ये और तबके के लोग भी रहते हैं, और एक सोसाइटी में एक तरह से आपको हायरार्की दिख रही है, या फिर मतलब जो भी है क्लासेस दिख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, नॉट हायरार्की बट क्लासेस दिख रहे हैं, अलग अलग जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि वो एरिया सिविलाइज्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम राइटिंग से भी समझ सकते हैं, अगर वहाँ पर कुछ एरिया लिखित में मतलब राइटिंग अगर उस जगह होती है तो राइटिंग एक बहुत बड़ा साइन होता है सिविलाइजेशन का ना, मतलब
कोई लोग अगर लिखना जानते हैं, राइटिंग करना जानते हैं, मतलब दे कैन एक्सप्रेस देयर थिंग्स, वो लिख पाएंगे उस चीज़ को, उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन सकता है, तो ये भी एक साइन है जहाँ पर सिविलाइजेशन शुरू हो रहा। अगर मान लीजिए राइटिंग नहीं है, वहाँ पर कोई सिस्टम ऑफ टैक्सेस नहीं है, भाई टैक्स पैसा कलेक्ट करोगे तो लिखोगे भी तो उसको, किससे कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, तो इसलिए ज़रूरी होता है जब ये सब सिस्टम डेवलप है तो एक राइटिंग का सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। एंड दिस इज अ साइन ऑफ व्हाट, दिस इज अ साइन ऑफ कि वहाँ पर सिविलाइजेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि उस पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ सिविलाइजेशन की हम साइंस ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रीस्टली जो क्लास है वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोड्यूसिंग फंक्शंस भी, मतलब सेट ऑफ लोग होंगे जो आपके डेफिनेट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो इनफ हो रहा होगा कि लोगों की डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके, है ना। प्रोड्यूस हो रहा होगा, अभी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैंने बताया आपको, ये पीजेंट्स थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना। अभी हम ये कहानी को आगे देखेंगे कि जैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा था, ब्राह्मणों को लैंड दे दी गई और फिर उसके बाद वही ब्राह्मण जो है वो उस पर प्रोडक्शन करवा रहे हैं पीजेंट्स के थ्रू, है ना। कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं, हु आर नॉट एंगेज इन प्रोडक्शन, दे आर बेसिकली। तो बेसिकली साइंस ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब सिंपल है यहाँ पर, बहुत इजी चैप्टर है, एज आई टोल्ड यू कि व्हाट आर द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। एक तो आपका देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है दिस इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दिस इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज द सोसाइटल एस्पेक्ट, सोसाइटी हो गया, राइट। दिस इज दी, आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया अगेन, फिर उसके बाद आर्ट ऑफ राइटिंग में जब आ जाएंगे तो ये कल्चरल एस्पेक्ट हो गया। तो बेसिकली वही है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ये सब चीज़ें आपकी जब होती हैं, आप जब सिविलाइजेशन कैसे देखोगे तो उसकी पॉलिटी कैसी थी, तो आपको समझ में आ रहा है पॉलिटी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आने लग गए। तो पॉलिटी, इकोनॉमी कैसी है तो आप पता करोगे तो हाँ, वहाँ कोई कलेक्शन सिस्टम है क्या टैक्सेस का, क्या वहाँ कोई ऑर्डर मेंटेन, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सिस्टम है, तो वो सब साइन है ना कल्चर के लिए। और आप आर्ट की तरफ, राइटिंग की तरफ जा रहे हो, राइटिंग लोगों को आती कि नहीं, सो दीज आर द बेसिकली साइंस ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, नो रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड इन टिल द मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इन ईस्टर्न सिविलाइजेशन की, कि भाई 4th सेंचुरी के मिडिल तक आप देखोगे तो कोई भी ऐसा रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। और जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो इस पीरियड के अराउंड, यानी 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी के अराउंड डेवलपमेंट होना शुरू करते हैं। अब जरा कौन कौन से डेवलपमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन हो गया ऑफ एन एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी थी और वो भी रूरल थी, ग्रामीण इलाके की इकोनॉमी, वो एडवांस्ड होने लग जाएगी, एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी हो गई। ऐसा डिफ्यूजन देखने को मिला इस पीरियड के बाद, राइट। उसके अलावा एक स्टेट सिस्टम फॉर्म होने लग गया, है ना। हमें इनकी एरिया की बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करूंगा आपसे बंगाल की, उड़ीसा की, मैं असम की बात करूंगा, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि 4th सेंचुरी के मिडिल तक आपको इनके कोई रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेशली नो रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ हाँ, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम इन एरियाज की बात कर रहे थे कि 4th सेंचुरी तक तो आपको कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं अबाउट द ईस्टर्न एमपी, मतलब वो भी एरिया हो गया जो आपका इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सबसे जुड़ा हुआ है। तो ईस्टर्न एमपी हो गया, ऑब्वियसली पहले छत्तीसगढ़ था नहीं, ठीक है। देन उड़ीसा हो गया, देन आपका बंगाल हो गया, बंगाल में ईस्टर्न बंगाल, सदर्न बंगाल एंड असम। तो बेसिकली यहाँ पर हम असम की बात कर रहे हैं, ओल्डर नेम वाज कामरूप, ठीक है ना। हम बात करेंगे उड़ीसा की, जिसको हम कलिंग बोलेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मेजरली बंगाल, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि इन जगहों पर कैसे सिविलाइजेशन आया। तो जब हम सिविलाइजेशन देखना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमको इनका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको जब उड़ीसा पढ़ाऊंगा तो आई विल डिस्कस कलिंग के बारे में, कि अशोका की कलिंग की वॉर हुई थी, और उसके बाद कलिंग में जब अशोका की डायनेस्टी खत्म होती है तो वहां पर हमको एक डायनेस्टी उभरती दिखती है कि हाँ, यहाँ कोई डायनेस्टी थी। हम एक हारवेल किंग के बारे में पता चलता है ना। हमको फिर वहाँ की कुछ केव्स के थ्रू पता चलता है, उदयगिरी केव्स के थ्रू पता चलता है। तो वो हम देखेंगे कैसे जब हमको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती गई तो वहाँ धीमे धीमे आर्ट, कल्चर आया, एक पॉलिटिकल सेटअप हुआ, लोग पहुँचे, इकोनॉमिक सेटअप हुआ, कैसे एक स्टेट सिस्टम फॉर्म हुआ, ये हमको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे गुप्ता एरा के इंस्क्रिप्शन, गुप्ता एरा में बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जो हमको इन्फॉर्मेशन करते देते हैं अबाउट दी लैंड ग्रांट्स, ठीक है, जो दिए गए थे बाय दी फेंडेटनी। ये आपका फ्यूडेटरी है, ठीक है ना।
बाय द फ्यूडेटरी प्रिंसेस। तो मैंने आपको डिस्कस किया जैसे समुद्रगुप्त थे, है ना, जैसे समुद्र, तो कैसे ये लोग लैंड ग्रांट्स कर देते थे, और फिर उसके बाद क्या होता था, कैसे वो लैंड ग्रांट करने के बाद सिनारियो क्या होता था, वही वाला कि भाई लैंड जो है वो ब्राह्मणों को अगर ग्रांट करी गई है तो उनको राइट्स दे दिए गए, है ना, किसी किसी को खाली रेवेन्यू राइट दिया गया, इसके बाद आप देखोगे तो ओनरशिप राइट्स दे दिए गए, फिर यही ब्राह्मण जो है वो क्या करेंगे, उस पर पीजेंट को डिप्लॉय करेंगे, और फिर वही लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर कराएंगे। जब एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोग धीरे धीरे सेटल होंगे, जब लोग वहाँ कई सारे आके रहने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली उन सारे लोगों को एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होंगे फॉर मेंटेनिंग दी लॉ एंड ऑर्डर। तो इसका मतलब वहाँ पर एक पॉलिटिकल सेटअप भी आने लग जाएगा, इकोनॉमी आ गई, पॉलिटी आ गई, सोसाइटी, तो इस प्रकार से पूरा ग्रोथ जो है वो धीमे धीमे देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारा ग्रोथ जो फैला वो मेजरली लैंड ग्रांट्स की वजह से फैलना शुरू किया, है ना। अगर मान लीजिए वही राजा महाराजा उस एरिया को अपने अंदर कब्जा के रखते तो एक डिफरेंट स्टोरी होती, लेकिन उनको लैंड ग्रांट किया, वो जो एरिया में लोग रह रहे थे उन्हीं को चीज़ें मिल गई। अभी चलिए यहाँ पर और आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे ये लेटर गुप्तास का ये एकदम लास्ट का फेज है ना। अब लेटर गुप्तास का फेज में आप देख सकते हैं कि ये वर्मन्स, यहाँ तक जो वर्मन है ये डायनेस्टी, यहाँ पर भी आप देखोगे लेटर गुप्तास का रूल यहाँ पर आता है। लेटर गुप्तास में आपको पाटलिपुत्र के पास वर्मन्स जो आगे चल के नॉर्थ इंडिया में ही वर्मा के नाम से हो जाएंगे, राइट, ये लोग, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पर भी एरिया दिख रहा है आपको समतता, ठीक है ना। देन नीचे आपको दिख रहा है ताम्रालिप्टी, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। इस ताम्रालिप्टी पोर्ट से लेटर ऑन यहाँ से मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट जंक्शन बनता है फॉर द पाथ कनेक्टिंग दी यूरोपियन कंट्रीज एंड दी ईस्टर्न द इंडो चाइना एरिया, राइट। तो ये सब यहाँ पर एरिया है, ये एरिया है किस प्रकार से यहाँ पर गवर्न किया गया वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे फैलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एविडेंस मिलते हैं हमको एडवांसमेंट्स के, कैसे हम कह सकते हैं कि एडवांसमेंट्स हो रहा था। बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बहुत डिफिकल्ट है भी नहीं, आपको एक बार में यहाँ पर समझ में भी आ जाएंगी। देखिए ना, सबसे पहली बात है कि हाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमको बताते हैं। अब इन इंस्क्रिप्शंस के नाम इस चैप्टर में नहीं है, बट ऑब्वियसली हमको पता है क्योंकि हमने इतने सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो गुप्ता एम्पायर को डेट करते हैं, और गुप्ता एम्पायर जब लैंड ग्रांट कर रहे थे, है ना, जब गुप्ता एम्पायर ने लैंड ग्रांट्स किए तो इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है कि उन्होंने वो लैंड ग्रांट्स जो हैं वो फ्यूडेटरी प्रिंसेस ने लैंड ग्रांट्स किए वो ब्राह्मणों को किए, है ना। अब इसके अलावा वैष्णाइट्स एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इसके लिए भी लैंड ग्रांट्स किए थे। अब ये जो बेनिफिशरीज थे जिनको लैंड ग्रांट्स किए गए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को फैलाने में और उसको उसको स्ट्रेंथ करने में, ठीक है। तो जो एडवांस कल्चर फॉर्म होता है उसका स्प्रेड होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन ब्राह्मणों का, इन वैष्णवाइट्स का, इन बुद्धिस्ट का, क्योंकि इन्हीं लोगों को ये जो यहाँ पर रूलर्स हुआ करते थे वो इनको लैंड ग्रांट किया करते थे, और जब इनको लैंड ग्रांट हुआ तो इन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये कैसे स्ट्रेंथन कर रहे थे और कैसे कल्चर को ये एडवांस कर रहे थे। दिस कंट्रीब्यूट टू द रीजन्स सिविलाइजेशन प्रोग्रेस। तो आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि कैसा एडवांसमेंट हो रहा था। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल भाषा में चैप्टर के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को डायरेक्टली पढ़ रहे होगे ना तो आप नहीं समझ पाओगे क्या चल रहा है, बट आप इस लेक्चर को देखने के बाद उस चैप्टर को पढ़ोगे यू विल गेट टू नो। सो आई थिंक द इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। ये आपको हर जगह मिलेगा, जब आप असम पढ़ोगे, जब आप बंगाल पढ़ोगे, सब जगह आपको यही सिनारियो मिलेगा। यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले जो गुप्ता पीरियड के हैं। उन इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि लैंड ग्रांट्स होते थे किसको, ब्राह्मण्स को। वो ब्राह्मणों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन स्प्रेडिंग द कल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग द कल्चर एडवांसमेंट के लिए, और इस तरह से जो है वो प्रोग्रेस होता है, सिविलाइजेशन जो है बनती है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट उड़ीसा। फर्स्ट ऑफ ऑल उड़ीसा की बात करेंगे और हम ईस्टर्न एंड सदर्न मध्य प्रदेश की बात यहाँ करने वाले हैं। तो जब मैं आपसे उड़ीसा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कलिंग की। नाउ यू नो दैट जब हम कलिंग की बात करते हैं तो हमेशा एक नाम पहले आता है और वो आता है अशोका का, ठीक है। आपको पता है कि अशोका ने इस लड़ाई के बाद किस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया, और अशोका ने इनके बारे में, मतलब अशोका वॉज अ रूलर जो अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों से बात भी करता था, है ना। मतलब वो कुछ भी चीज़ करता था तो वो इंस्क्रिप्शंस जो है वो उसके लगवा देता था, और कई बार इनके इंस्क्रिप्शंस को आप हाईवेज पे भी देखेंगे, है ना, हाईवेज पे, ताकि आते जाते लोग सिटीजन्स को भी अशोका की पॉलिसी, अशोका के बारे में क्या चल रहा है वो अपडेट इनके थ्रू देते रहते थे, ठीक है ना। इसी के बाद कलिंग के बारे में कभी हम सुनते हैं तो उसके बाद आपको खारवेल जो किंग है, खारवेल,
ठीक है। तो खारवेल किंग के बारे में हमको यहाँ पता चलता है, एंड देन ऑब्वियसली इनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमको चीज़ें पता चलती हैं। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि कैसे उड़ीसा के अंदर, कैसे कलिंग के अंदर सिविलाइजेशन जो है वो आना शुरू होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। नाउ सी इंपॉर्टेंस ऑफ कलिंग अंडर अशोक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये सब चीज़ें बोल दी मैंने, वही सब चीज़ें लिखी होंगी। जैसे लिखा है, कलिंग की बात कर रहे हैं। कलिंग बेसिकली एक कोस्टल उड़ीसा का एरिया हो गया विच इज साउथ ऑफ द रिवर महानदी, ठीक है ना। एंड यही जो पावर में, जो प्रोमिनेंस में आता है, या लोग जो इसको जानना शुरू करते हैं उड़ीसा को, कलिंग को, वो जानते हैं अशोक को। क्योंकि इससे पहले आप देखो कि कभी कलिंग के ऊपर कोई वो नहीं हुआ, कलिंग के ऊपर कोई जानकारी मिली नहीं, या फिर वहाँ कोई राजा गया नहीं, है ना। अ स्ट्रॉन्ग स्टेट फॉर्म होती है फिर जब अशोका ने इसे कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1st सेंचुरी BC में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है वो कलिंग की यहाँ पर फॉर्म होती है। फिर उसके बाद खारवाल राजा जो हैं वो एडवांस करते हैं, कहाँ तक, वो मगध तक गए। तो कलिंग के यहाँ राजा थे जो मगध तक पहुँचते हैं। अब मगध में जो कल्चर चल रहा है उनको वो पता चलेगा, है ना। देन क्या हुआ, हमको बहुत सारा यहाँ पर देखने को मिला कि उड़ीसा जो है वो क्या करने लगा, वो ट्रेड करता था। एक बहुत ही ब्रिस्क ट्रेड चल रहा था, पर्ल्स में, आइवरी में, राइट, मुस्लिम का, किससे, पोर्ट्स के थ्रू चल रहा था, ठीक है ना। और ये चलता था इनका किससे, रोमन के साथ। बहुत सारे ऐसे रोमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर मिले हैं। एक्सकेवेशंस जो हुई हैं शिशुपालगढ़ में, शिशुपालगढ़ एक साइट है जो कि आपका 60 किलोमीटर के आसपास आपको दूरी पर मिलेगा फ्रॉम कलिंग नगरी, जो कि खारवाल की यहाँ पर कैपिटल थी। तो वहाँ पर शिशुपालगढ़ पर जो एक्सकेवेशंस हुए वो ये बताते हैं कि जो कलिंग है उसका ट्रेड जो है वो रोमन्स के साथ होता था और ये पोर्ट्स के थ्रू होता था। और मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी, ये इसी तरह से जो सिविलाइजेशन कैसे बढ़ेगा, कि अगर मान लीजिए ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब, ट्रेड होने का मतलब तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जब भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वहां पर साइन हमेशा आएंगे सिविलाइजेशन के। इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी तो धीमे धीमे वहां पर लोग बसेंगे, क्योंकि वहां से उनको ट्रेड करने का पॉसिबल हो रहा है। जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो देन पीपल फील अ नीड कि हमको वहां पर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, है ना। और उस पॉलिटिकल सिस्टम को ही यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेट सिस्टम, है ना। एक स्ट्रांग स्टेट बन के आता है, और ये चीज़ यहाँ पर कलिंग के बारे में पता है। तो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर। जो यहाँ पर बता रहा है कि हाँ, रोमन के साथ ट्रेड हो रहा था, ये इंडिकेट करता है कि रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड जो है वो चल रहा था। सो एक्सकेवेशन टू शिशुपालगढ़, द साइट ऑफ कलिंग नगरी ऑफ खारवेलस कैपिटल एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर यील्डेड सेवरल रोमन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ठीक है, ये एक्चुअली देखो शिशुपालगढ़ एक साइट है कलिंग नगरी की, ठीक है, और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर पे है। नेक्स्ट, अब एक्सपेंशन कैसे हुआ स्टेट्स का वो समझते हैं। कलिंग की बात कर रहे हैं तो कैसे धीमे धीमे ये एक्सपैंड होता है। तो जैसे यहाँ बताया, खारेवाल का राजा जो है ही एक्सपैंडेड, ही रीच्ड टिल मगध ऑल्सो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई है। देखो, द ग्रेटर पार्ट ऑफ उड़ीसा जो है, जब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली नॉर्थ उड़ीसा, तो वहाँ पर ना ही कोई एक्सपीरियंस हुआ स्टेट फॉर्मेशन का और ना ही कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन फ्रॉम इन दी 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड कोसल एंड महाकंतारा figured in the list of the regions conquered by समुद्रगुप्त and covered parts of northern and western उड़ीसा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि समुद्रगुप्त ने कुछ पार्ट जो नॉर्दर्न उड़ीसा का था और वेस्टर्न उड़ीसा का था उसे कैप्चर कर लिया। तो यहाँ समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये कॉन्क्वेस्ट जो दिखाया जा रहा है, ये कॉन्क्वेस्ट यू आर फाइंडिंग कि ये चंद्रगुप्त के टाइम पे है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के टाइम का कॉन्क्वेस्ट दिखाया जा रहा है। और बाकी जो आप देख रहे हो, ये जो आपको लाइट कलर से दिख रहा है, ये दिख रहा है कि दिस इज द टाइम जब समुद्रगुप्त यहाँ पर कॉन्कर कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए समुद्रगुप्त के टाइम पर है। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ ये पूरा एम्पायर जो है वो पूरा कैप्चर हो गया था। दिस इज द एंटायर, राइट। और ये तो फिर आपका दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अब चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे कैप्चर किया गया आखिरी में जाके, ठीक है। समुद्रगुप्त ने यहाँ तक कैप्चर किया था, इस प्रकार से ऐसे कैप्चर किया था समुद्रगुप्त ने। और ये चंद्रगुप्त जो है उनके टाइम पर तो था ही। तो ये पूरा एरिया जो है वो समुद्रगुप्त के टाइम पे आ गया था, ठीक है। ये पूरा एरिया, इसमें आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो एरिया है जहाँ पर उड़ीसा है वो सब भी कलिंग, सॉरी, ये जो एरिया देखिए कलिंग का, ये भी समुद्रगुप्त के अंडर यहाँ पर आ गया था। बट द पॉइंट इज कि समुद्रगुप्त ने उसको कवर तो किया, लेकिन फ्रॉम सेकंड हाफ ऑफ द 4th सेंचुरी और टू द 6th सेंचुरी सेवरल स्टेट्स इमर्ज्ड इन उड़ीसा विद एटलीस्ट 5 ऑफ देम क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो भाई यहाँ पर समुद्रगुप्त ने जीता, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि उनको राजाओं को अपनी सुजानिटी एक्सेप्ट कराया। लेकिन हुआ क्या धीरे धीरे कि यहाँ पर इस एरिया में, इन द एरिया ऑफ कलिंग, आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो यहाँ पनपने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलता है माथरस,
ये कलिंग के अंदर ही बता रहा हूं आपको। माथरस जिनको पितृभक्त भी कहते हैं, जिनको पितृभक्त भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको इन कलिंग के एरिया में जो और भी छोटे छोटे स्टेट्स निकल के आते हैं वो थे कौन सा, वशिष्ठास, वो थे नालाज, वो थे यहाँ पर मानस। तो ये एक तरह से आप समझ रहे हो कि कलिंग जो किंगडम है, कलिंग किंगडम के अराउंड या कलिंग किंगडम में इस तरह से यहाँ छोटे छोटे स्टेट्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द स्टेट ऑफ माथरस, ऑल्सो नोन एज पितृभक्ता, रूलिंग बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर। तो आपको पता है महानदी के साउथ में ही कलिंग का किंगडम आया और महानदी से लेकर कृष्णा रिवर के बीच में यहाँ पर रूल कर रहे थे माथरस, जिनको हम लोग पितृभक्तास कह रहे थे। लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे इस एरिया के बीच में, और मतलब ये तो एरिया में लोग रूल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इनके अगल बगल पड़ोसी कौन कौन थे, वो थे वशिष्ठास, नालाज, मानस, ये सब लोग यहाँ पर कर रहे थे। जैसे हम बात करें वशिष्ठास की, तो वशिष्ठास जो थे दे रूल्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्रा इन दी साउथ कलिंग। तो ये साउथ कलिंग के एरिया में आप देखोगे तो यहां पर रूल कर रहे होंगे, ठीक है। द नालाज जो थे इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ महाकंतारा, और मानस जो हैं वो कहां पर हैं, मानस बेसिकली इन द कोस्टल एरिया इन द नॉर्थ बियॉन्ड दी महानदी। तो वो लोग महानदी के बियॉन्ड, यहां पर अगर महानदी बह रही है तो वो यहां पर कहीं रूल कर रहे हैं। तो ये आपको उनके कंटेम्पररीज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बात कलिंग को लेकर ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले अशोका के टाइम से हम इसका डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अशोका के बाद खारेवाल राजा हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा कि उड़ीसा में कलिंग के अंदर आप देखोगे समुद्रगुप्त का भी एक्सपेंशन गुप्ता पीरियड में हुआ, एंड देन वहां पर अगेन कलिंग तो था ही, लेकिन फिर जब डिक्लाइन हुए गुप्तास तो उसके बाद वहां पर भी आपको छोटे छोटे स्टेट देखने को मिले। उनके अंदर उनका खुद का यहाँ पर मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उनका खुद का टैक्सेशन सिस्टम भी यहाँ पर हुआ करता था। तो हर किंगडम का खुद का टैक्सेशन था, हर किंगडम का। जो 5-5 किंगडम निकल के आए, 4-5 किंगडम निकल के आए, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट थे मथारीज, है ना, मथाराज, जिनको हम पितृभक्तास भी कह रहे हैं। माथरस, तो माथरस हो गए, वशिष्ठास, नालास, मानस, ये सब है। इन सब के अपने खुद के टैक्सेशन सिस्टम थे, इनके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, इनके खुद के मिलिट्री सिस्टम थे। नालास एंड मानस ये खुद का पॉसिबली ऐसा माना जाता है कि मिंट करते थे, अपने खुद के कॉइन्स को भी मिंट कर रहे थे। तो आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग कि कैसे समुद्रगुप्त ने वहाँ पर कैप्चर तो किया, बट अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस पर नहीं रखा, एंड देन लेटर ऑन वहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स एंड छोटी छोटी डायनेस्टीज या फिर इस तरह के लोग उभर के आ रहे हैं। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रोल ऑफ ब्राह्मण्स, अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ब्राह्मण जो है वही उन्हीं का मेन रोल होता था। कोई भी अगर रिचुअल परफॉर्म करना है, कोई भी अगर वैदिक सैक्रिफाइस करनी है, तो आपको पता है कि सातवाहनों ने इस चीज़ को दोबारा रिवाइव किया था। भाई देखिए वैदिक पीरियड के अंदर जो हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था। भाई अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में तो नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, है ना, बहुत ज़्यादा वैदिक प्रैक्टिसेस चल रही थी, ठीक है। लेकिन इसी के रिएक्शन में यू सॉ कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सामने आता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सामने आया, और फिर ये कंटिन्यू करता है टिल द पीरियड ऑफ मौर्याज एंड स्पेशली अशोका, है ना। और उसके बाद आप देखोगे ये मौर्याज के बाद जब सातवाहन आते हैं और सातवाहनों का रूल शुरू होता है, तो वहाँ पर सातवाहनों में पुष्यमित्र शुंग जो है, मैं सातवाहन में पुष्यमित्र शुंग गलत बोल रहा हूँ, सातवाहन जो आपके डेक्कन में होते हैं, तो वहाँ पर आपको समझ में आया कि वहाँ से फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन को क्या किया जाता है, फिर वो रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से ये जो ब्राह्मण्स थे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ समझ में आता है, क्या कि इनको कोई भी अगर हमको सेक्रीफाइस या फिर रिचुअल परफॉर्म कराना है तो कोई भी रिचुअल के लिए इनकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है, एंड दैट इज वाई ब्राह्मण्स का अपने आप पोजिशन जो है वो स्ट्रांग होता चला गया, ठीक है ना। तो वही लिखा है the holiness of a dip in the Ganga at Prayag was recognized, confluence was recognized, वो माना जाता था। विक्टोरियस जो भी राजा हुआ करते थे वो प्रयाग जरूर जाते थे एज पार्ट ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना जो आज भी जहाँ जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका होलीनेस, उसके वहाँ पर डिप, वहाँ पर डुबकी लेने का एक जो इंपॉर्टेंस है, होलीनेस है, पायसनेस है, उसको हर राजा मानता था और अपनी जीत के बाद वो प्रयाग जरूर जाता था। किंग्स क्या करते थे, किंग्स हमेशा ब्राह्मणों को फेवर करते हैं और क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स। तो कई बार हमने ये भी देखने को मिला, मैंने आपको पढ़ाया भी कि जो ब्राह्मण से मतलब वो उनको आप लैंड ग्रांट कर रहे हो, और कई बार देखने को मिला कि जिन ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करी तो उन क्षत्रियास को उनकी पावर
मतलब उनकी पावर्स दिखाई गई, लाइक उनको एक्सेप्ट किया ब्राह्मण्स ने, तो एक तरह से उनको ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट हुआ। ब्राह्मण्स ने, जिनको भाई जो लैंड ग्रांट कर रहा है आप उसकी वाहवाही करने लग जाओगे, ठीक है ना, फिर उसकी उसकी पावर शो होने लगी, इस तरह से चीज़ें यहाँ चलने लगी। सो किंग्स फेवर्ड द ब्राह्मण्स विद लैंड ग्रांट्स इन्वाइटिंग देम फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर बाहर से भी इनको बुलाया जाता था, लैंड ग्रांट करी जाती थी, ठीक है। अब बाहर बाहर से क्यों इन्वाइटिंग देम फ्रॉम आउटसाइड, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी राजा था अगर वो अपने एरियाज में रह रहा है और वो दूसरे एरिया को कैप्चर कर रहा था, स्पेशली गुप्ताज, मान लो ये कैप्चर किया, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, जबकि वो ग्रांट कर दिया, है ना, और ग्रांट कर दिया एक ब्राह्मण को, तो आउटसाइड से ब्राह्मण बुलाया गया, उसका मतलब ये है। सो वैदिक सैक्रिफाइसेस वेर परफॉर्म बाय किंग्स फॉर स्पिरिचुअल मेरिट, पावर, प्रेस्टीज, लेजिटिमेसी, इन सब के लिए वैदिक सैक्रिफाइस की जाती थी। और ये कौन कर रहा है वैदिक सैक्रिफाइस? ये परफॉर्म की जा रही है किंग्स के लिए, बाय किंग्स। और किंग्स किससे करवाएंगे? किंग्स करवाएंगे ब्राह्मणों से। तो जब ब्राह्मण्स के द्वारा ये ब्राह्मण्स को आप लैंड ग्रांट कर रहे हो, तो लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को हुआ, ठीक बात है। और इन ब्राह्मणों ने फिर क्या किया? फिर इन्होंने स्पिरिचुअल मतलब इन्होंने क्या किया? वैदिक प्रैक्टिस कराई। वैदिक प्रैक्टिस से क्या होगा? इससे लेजिटिमेसी ऑफ द किंग, पावर ऑफ द किंग, प्रेस्टीज ऑफ द किंग, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, दैट इज द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रोल ऑफ ब्राह्मण्स। नाउ स्प्रेड ऑफ एडवांस कल्चर, अब कैसे कल्चर यहाँ पर स्प्रेड होना शुरू होता है। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एडवांस कल्चर कैसे वो कोस्टल किंगडम ऑफ उड़ीसा तक पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, नाला गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन द ट्राइबल बस्तर एरिया। अब बस्तर एरिया, ट्राइबल बस्तर एरिया में आपको जब यहाँ नाला गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, वो ये शो करता है कि हाँ गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है काय के लिए? फॉर द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तब मानस, अब मानव का क्या हुआ? मानस ने क्या किया? मानस इशूड द कॉपर कॉइन्स, नालाज गोल्ड कॉइन्स, मानस कॉपर कॉइन्स। ये इंडिकेट कर रहा है यूज ऑफ मेटल मनी इवन बाय आर्टिसंस एंड पीजेंट्स। आर्टिसंस और पीजेंट भी यहाँ पर कॉपर कॉइन्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ एडवांस कल्चर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कोस्टल कलिंगा टू अदर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो बेसिकली एक कलिंग के अंदर जो भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कल्चर रहा होगा, वो कल्चर कैसे स्प्रेड हुआ, ये बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा इसको उल्टा समझ रहे थे कि कैसे बाहर से कल्चर अंदर आया, यहाँ बेसिकली कि कलिंग का कल्चर जो है वो कैसे बाहर गया। सो वही लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स जो थे एडवांस कल्चर के वो एक्सटेंड होते हैं, यानी कलिंग के बियॉन्ड जाते हैं टू द कोस्टल कलिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा। तो और भी उड़ीसा का जो एरिया था वहाँ पर भी ये जो कल्चर है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर क्रिएट हुए, न्यू फिस्कल यूनिट्स इन रूरल एरियाज एनहांसिंग देयर इनकम। तो अगेन वही चीज हुआ कि लैंड ग्रांट्स की गई, किसको? ब्राह्मणों को करी गई, ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट का। अब ये लोग क्या, इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि ये लोग वहां पर पीजेंट्स के थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कराने लगे, है ना। जैसे हम बात करें अगर मथारास की, द ईयर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 लूनर मंथ्स, 12 महीने में डिवाइड कर दिया गया, रिफ्लेक्टिंग डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर कल्चर कैसे भाई उनको स्टडी हो गई कि अच्छा कब यहाँ पर कब आपको देखने को मिलता है कि हाँ अच्छा वेदर कंडीशंस फेवरेबल है फॉर एग्रीकल्चर, तो इनको सब चीज़ें इनके ऊपर चली जाती थी, इनको वो नॉलेज होनी चाहिए। सो ब्राह्मण्स को वो नॉलेज हो गई, राइट। तो लैंड जो है वो ब्राह्मणों को दी गई और ब्राह्मणों को वो नॉलेज आ गई, एंड देन ब्राह्मणों का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ गया, राइट। देन यूज ऑफ संस्कृत एंड स्प्रेड ऑफ राइटिंग, ये भी एक तरह का एस्पेक्ट है। नाउ यू नो दैट कि संस्कृत का इस्तेमाल यहाँ पर होने लगा और राइटिंग भी होने लगी। और अगेन यू नो हाउ अशोका इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे, ठीक है। तो इन कोस्टल उड़ीसा राइटिंग जो है वो had certainly been known since the 3rd century BC. Inscriptions जो हैं again up to the mid 4th century AD were written in Prakrit language। जो लैंग्वेज देखो कौन सी जान रहे हैं ये लोग? प्राकृत लैंग्वेज जान रहे हैं। बट फ्रॉम अबाउट 350 AD ऑनवर्ड्स संस्कृत बिगैन टू बी यूज, संस्कृत जो है वो इस्तेमाल होने लग जाती है, ठीक है। तो इनिशियली यू आर सेइंग कि भाई इंस्क्रिप्शंस में इनिशियली प्राकृत लैंग्वेज एंड देन लेटर ऑन यू फाइंड 350 AD से संस्कृत जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। और अगर लैंग्वेज का यूज हो रहा है तो उसको लिखा भी जाएगा, तो इस तरह से स्प्रेड होता है राइटिंग का। नाउ संस्कृत फॉर प्रॉपर्टी लॉज एंड कल्चर, तो संस्कृत का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था एज अ मीडियम फॉर स्प्रेडिंग दी प्रॉपर्टी लॉज। जो भी प्रॉपर्टी के लॉ हैं, जो भी सोशल लॉज हैं,
उनको लोगों तक बताने के लिए यहाँ पर संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, संस्कृत चार्टर्स कोटेड वर्सेस फ्रॉम पुराण एंड धर्मशास्त्र। किंग्स क्लेम टू प्रिजर्व द वर्ण सिस्टम एंड एम्फसाइज कल्चरल एफिलिएशन विद द गैंजेटिक बेसिन। तो जो राजा महाराजा होते थे यहाँ पर कलिंग के, वो ये क्लेम करते थे कि हम वर्ण सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वही वर्ण सिस्टम जो आपको पता है गैंजेटिक बेसिन में डेवलप हुआ, उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो बेसिकली संस्कृत जो है वो इस्तेमाल करी गई थी इन सब चीज़ों को बताने के लिए, इन सब चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। तो जो भी सोशल लॉस थे, जो सोसाइटी में वर्ण सिस्टम चल रहा है, तो उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऑल दीज थिंग्स, प्रॉपर्टी लॉज, सब चीज़ों को बताने के लिए संस्कृत लैंग्वेज का यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बंगाल। उड़ीसा क्लियर है? इतना ही है उड़ीसा में। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। उड़ीसा में समुद्रगुप्त का कॉन्कर आपको पता है। ना जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैंने बंगाल को भी डिस्कस किया है आपसे कई बार। आपको पता है अंग्रेज भी जो थे वो भी बंगाल में आके सेटल होते हैं, है ना। और बंगाल का जब हम पढ़ रहे थे, हर्षवर्धन के टाइम को भी पढ़ रहे थे, तो हमने हर्षवर्धन के टाइम पे भी बंगाल के बारे में डिस्कस किया था कि बंगाल में यू सॉ कि गौड़ किंगडम चल रहा था, है ना। गौड़ों का यहाँ पर राज था, है ना। शशांक ऑफ गौड़, ये हमने देखा था किस प्रकार से वो अटैक करता है कन्नौज पे, राइट, और राज्यवर्धन के ऊपर अटैक होता है देन, एंड ऑल दीज थिंग्स वी सॉ। तो बेसिकली जब हम बंगाल की बात करेंगे तो हम देखिए कि कैसे ये जो सिविलाइजेशन है वो बंगाल कैसे पहुंचा, इन चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट अस डिस्कस नाउ। सी, as regards Bengal, part of North Bengal now in Bogra district provide evidence of prevalence of writing during Ashoka's time। अब देखिए अगेन वही चीज, प्रेवलेंस ऑफ राइटिंग मिलती है हमको किसके? अशोका के टाइम से भी हमको मिलती है। लीजिए जरा, अब एक बात क्लियर हो गई कि एविडेंस ऑफ राइटिंग हमको कहाँ कब मिल रही है। सबसे पहले कैसे हम सिविलाइजेशन जानेंगे होगा, तो सबसे पहले चीज़ जो हमको मिलती है अशोका की राइटिंग्स मिलती हैं। अशोका के रेन के समय की हमको राइटिंग मिलती है, प्रेवलेंस ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग अशोका पीरियड। तो बंगाल के बारे में राइटिंग्स वहाँ पर तब से मिल रही थी। एक इंस्क्रिप्शन है, एन इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स सेवरल सेटलमेंट्स मेंटेनिंग अ स्टोर हाउस। अब एक इंस्क्रिप्शन में ऐसा ही मेंशन है कि भैया एक स्टोर हाउस है फिल्ड विद दी कॉइन्स एंड फूड ग्रेन्स फॉर द अपकीप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अपकीप के लिए एक स्टोर हाउस है जिसमें पैसे और उसमें फूड ग्रेन्स यहाँ पर हैं। तो आपको पता है मतलब अशोका ये सब काम बहुत करते थे। अशोका बुद्धिज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे, है ना। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैरिटी कर रहे थे। ब्राह्मण्स में काफ़ी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को काफ़ी चैरिटी कर रहे थे। तो इंस्क्रिप्शंस में इस बात का इंडिकेशन आता है कि भैया आपको स्टोर हाउसेस देखने को मिलेंगे जिसमें कॉइन्स हैं, जिसमें फूड ग्रेन्स हैं। ऑल्सो पीपल ऑफ दिस एरिया न्यू प्राकृत एंड प्रोफेस बुद्धिज्म। तो बंगाल की कहानी जब शुरू होगी तो वो भी अशोका के हिसाब से ही शुरू होगी, और जब अशोका की बात होगी तो प्राकृत लैंग्वेज वहाँ पर होगी और बुद्धिज्म डेफिनेट सी बात है कि वहां पर फॉलो किया जा रहा होगा। तो बंगाल की कहानी भी अशोका से ही जो है वो शुरू होती है। क्लियर? नाउ राइटिंग एंड प्राकृति इन साउथ ईस्ट बंगाल। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ बंगाल की। एज यू सॉ यहाँ पर देखिए आप कि पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल नाउ इन बोगरा डिस्ट्रिक्ट, हम उसकी बात कर रहे थे। तो हमको बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट्स में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब हम उसके साउथ वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है, यानी साउथ एंड ईस्ट बंगाल में आएंगे, तो वहाँ क्या है, एन इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको जिसको बोलते हैं नावखाली इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, एक जगह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ नावखाली इन दी साउथ ईस्ट बंगाल। वहाँ इंडिकेट ये किया गया है कि जो लोग हैं उनको प्राकृत लैंग्वेज पता है, ठीक है, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट जान रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ देखा कि भाई नॉर्थ बंगाल के अंदर भी प्राकृत स्क्रिप्ट है, और हमने देखा कि भाई साउथ बंगाल या फिर ईस्ट बंगाल में भी प्राकृत स्क्रिप्ट यहाँ पर है। फॉर मोस्ट ऑफ बंगाल हिस्टोरिकल एविडेंस इज स्कार्स अंटिल द 4th सेंचुरी। अगेन पूरे बंगाल के लिए जो हमको हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं वो हमको बहुत कम मिलती हैं टिल दी 4th सेंचुरी एडी, और 4th सेंचुरी एडी के बाद ही जो है हमको इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होती है। अब 4th सेंचुरी में इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, लेट अस सी। इन अबाउट द मिडिल ऑफ 4th सेंचुरी क्या हुआ, एक राजा थे जिन्होंने टाइटल लिया महाराजा, रूल्ड इन द पोखरन ऑन दी दामोदर इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। तो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बंगाल में चीज़ें शुरू कैसे हुई, तो हम जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, मतलब जो हमको एविडेंसेस मिलना शुरू होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी में यू विल सी कि एक राजा है हु टुक द टाइटल ऑफ महाराज, एंड ही इज बेसिकली रूलिंग इन द एरिया ऑफ पोखरना, ठीक है, ऑन दी दामोदर। ही न्यू संस्कृत, ये अलग है, ठीक है ना, ही न्यू संस्कृत एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु फॉर हुज वर्शिप ही पॉसिबली ग्रांटेड अ विलेज। अब उनकी वर्शिप को यहाँ भी विलेज ग्रांट किया गया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, ऐसा पॉसिबली माना जा रहा है। दिस इज द बिगनिंग, यहाँ से शुरुआत हो रही है बंगाल की कहानी की, कि राजा थे, उन्होंने टाइटल लिया महाराज, एंड ही डिवोटेड, ही ग्रांटेड अ लैंड फॉर वर्शिप ऑफ विष्णु, ठीक है ना,
और ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, संस्कृत वो जानते थे। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग है जहाँ से बंगाली कहानी शुरू होती है। अब यहाँ पर किस प्रकार से बंगाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज फॉर्म होना शुरू होते हैं, यानी कैसे बंगाल में सिविलाइजेशन आना शुरू हुआ। तो देखिए ये जो एरिया है बंगाल का, अगर आप देखोगे वहाँ से वो एरिया नदियों के बीच का एरिया है जो कि अगेन बहुत फर्टाइल है, एंड उसको खेदना या भेजना बड़ा मुश्किल है। दुश्मनों के लिए उस एरिया में एंटर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो नदियों से है घिरा हुआ है। ठीक है, नाउ सी द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द गैंजीज एंड द ब्रह्मपुत्र। नाउ यू नो दैट, आपको ज्योग्राफी पता है कि गंगा रिवर भी है वो भी ड्रेन करती है ना, ब्रेक हो जाती है दो पार्ट्स में। जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र बह के आती है, जब इंडिया में घुसती है, मतलब ऊपर बहती है तो अलग नाम है उसका, जब इंडिया में घुसती है तो ब्रह्मपुत्र होती है, जब वो बांग्लादेश में घुसती है तो अलग नाम है। तो बेसिकली ये दो नदियों के बीच में जो बसा हुआ एरिया है दैट वाज बंगाल। अब आप समझ सकते हो कि जैसे हम कहते हैं गंगा यमुना द्वाब के बीच का एरिया फर्टाइल है, वैसे यहाँ का एरिया भी बहुत फर्टाइल। ठीक है, तो एरिया सिचुएटेड बिटवीन गैंजीज एंड ब्रह्मपुत्र नाउ कवरिंग बांग्लादेश इमर्ज्ड एज अ सेटल्ड एंड फेयरली संस्कृत एजुकेटेड रीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि संस्कृत एजुकेशन जो है वो काफ़ी स्प्रेड होना शुरू होती है, एंड दिस इज अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज। नाउ अब देखो अगेन क्या हुआ इस रीजन के अंदर, गुप्ता के जो गवर्नर्स थे, यानी कि जब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे गुप्ता रूल चल रहा था, तो गुप्ताज ने इनको भी बंगाल को, ये वाला बंगाल का एरिया भी गुप्ता के अंदर आ रहा था, राइट। जब गुप्ता डिक्लाइन करते हैं या गुप्ता जब इनको वो अपनी जो ज़मीन जो है वो वापस दे देते हैं, ग्रांट कर देते हैं कि आप ही रखो लेकिन यू विल एक्सेप्ट माय सुजरानिटी, तो हुआ यही कि गुप्ता गवर्नर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जब 550 एडी में गुप्ताज डिक्लाइन करते हैं, उसके बाद जो गुप्ता के लोकल गवर्नर थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद वो अपना लोकल गवर्नर स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है ना। देन सामंत महाराजाज वसल प्रिंसेस बिल्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस एंड मिलिट्री फोर्सेस अगेन। अब जैसे अभी हमने उड़ीसा के अंदर देखा कि वहाँ पर माथाराज, वहाँ पर नालाज, मानास, ये सब लोग थे, वशिष्ठाज, उनके खुद के टैक्सेशन, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। वैसे सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके भी, इन प्रिंसेस के भी अपने खुद के मिलिट्री फोर्सेस, अपने खुद के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके, सब कुछ यहाँ पर खुद का होता था। 600 एडी के आते आते ये एरिया गौड़ों के अंदर चला गया, जैसे मैंने आपको बताया शशांक ऑफ गौड़। तो मैंने जो आपको हर्षवर्धन में डील किया था वही है, हर्षा का एडवर्सरी था शशांक, एंड ही वाज फ्रॉम द गौड़ किंगडम, ही वाज फ्रॉम द गौड़ किंगडम। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया। नाउ अब ऐसे बहुत सारे हमने देखा कि 432 एडी के अराउंड आप देखोगे कि कई सारे ऐसे हमको कॉपर प्लेट्स मिलते हैं, और ये कॉपर प्लेट्स में आपको लैंड सेल डीड्स दिखाई गई हैं, जो लैंड बेची गई हैं, जो लैंड सेल करी गई, जो लैंड यहाँ पर ग्रांट करी गई, तो उन सब का मेंशनिंग जो है वो इन कॉपर प्लेट्स के अंदर करी गई है। ठीक है, फॉर अ सेंचुरी फ्रॉम 432 एडी अ सीरीज ऑफ लैंड सेल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन दी कॉपर प्लेट्स इन, कहाँ पर, पुनरावर्धन भुक्ति। ये बेसिकली आपको पता है भुक्ति ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं बेसिकली रिफर टू एज जो आपका प्रोविंस होता था ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट होता था मौर्याज में भुक्ति। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर प्लेट जो मिली कहाँ से हैं, कॉपर प्लेट्स मिली हैं आपको, कॉपर प्लेट्स मिली हैं आपको पुनरावर्धन भुक्ति से। ठीक है, विच कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ बंगाल, नाउ मोस्टली बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द लैंड ट्रांजेक्शंस इंडिकेट दैट द लैंड वाज परचेज्ड विद गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो भाई तो ये हमको लैंड सील डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए कॉपर प्लेट जो मिली है कहाँ से, वो मिली है हमको पुनरावर्धना भुक्ति से। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल यहाँ बन सकता है। ठीक है ना, तो लैंड सेल डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से मिले हैं, पुनरावर्धना भुक्ति। तो सवाल ऐसा भी हो सकता है कि ये किस प्रोविंस के अंदर आता है, कहाँ कौन से एरिया में था, किस मौर्यन एज का है, गुप्ता एज का किसका है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर लैंड सेल डीड्स हैं, इसमें ये पता चला कि जो ये ज़मीनें हैं ये गोल्ड कॉल्ड एज दिनार, उनके ट्रांजेक्शन से खरीदी गई लैंड्स हैं। ठीक है ना, लैंड वॉज परचेज विद गोल्ड एंड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड एज दिनार। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां से सवाल बन सकता है। नाउ समतता एंड वंगा, नाउ यू कैन सी ये आपका वंगा किंगडम है। ठीक है ना, ये आपका वंग किंगडम है, राइट। नाउ द डेल्टाइक पोर्शन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का वो एरिया जो डेल्टा के अराउंड है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड कॉल्ड समतता। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो डेल्टाइक रीजन के अंदर आया है वो आपका समतता है, विच वॉज मेड टू एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ समुद्रगुप्त।
अगेन वही चीज आ रही है, बार बार देख रहे हैं आप, समझ सकते हैं कि वही चीज रिपीट हो रही है। समुद्रगुप्त ने इस एरिया को जीता, डेल्टाइक रीजन को, बंगाल को, और फिर उस राजा को बोला गया कि आप हमारी सुजरानिटी को मानो। वही चीज यहाँ पर मेंशन करके लिखी जा रही है, ठीक है। फॉर अबाउट 525 AD ऑनवर्ड्स ये जो एरिया है वो डेवलप होता है, यहाँ पर स्टेट आती है, ऑर्गेनाइज स्टेट बनता है, कवरिंग समातता एंड अ पोर्शन ऑफ वंग। तो वंग एंड समतता ये पोर्शंस दोनों आते हैं, ले ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ समतता। इट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ समतता और वंग। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही है। तो दिस इज द किंगडम ऑफ वंग और वी कैन कॉल्ड एज समतता एरिया, ठीक है। तो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, अगेन एग्जिस्टेंस में आने की कहानी वही है कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पर जीता होगा लेकिन इन्हीं को ग्रांट कर दिया वापस से, ठीक है। बट बाद में क्या होता है कि यही एरिया डेवलप करता है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइज स्टेट सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। इट इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ समतता और वंग, हुज रूलर जिनका नाम था समहरदेवा, ठीक है, हरदेव, समहरदेव इशूड सब्सटैंशियल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी। तो देखो यार कुछ कुछ नाम है ना एंशिएंट हिस्ट्री में, अब यूपीएससी इन जगहों पे जा सकता है कि भैया ये जो किंगडम है ऑफ समतता, अब इसके बारे में आपको नहीं सुनने को मिला होगा, है ना, किंगडम ऑफ वंगा किंगडम, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है छोटे छोटे चीज़ें हैं, बट वही ना, अब यूपीएससी इज गोइंग इनटू द रीजनल हिस्ट्रीज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बात, यूपीएससी जो है वो रीजनल हिस्ट्री के अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो उस रीजनल हिस्ट्री में अभी आज वो इन पे छोटे छोटे सवाल बना सकता है, कल को जब ये भी कवर हो जाएंगे तो अब फिर वंगा किंगडम इन सब के डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल जो है अब यूपीएससी यहाँ पर बना सकता है। नाउ स्टेट्स इन द साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल बंगाल, अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के बारे में, सेंट्रल बंगाल के बारे में, वहाँ पर कौन कौन सी स्टेट थी। देखिए 7th सेंचुरी में यहाँ पर जो स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी उनको हम लोग बोलते हैं खडगाज, प्लीज नोट करिएगा। अब बंगाल की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी, हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल बंगाल की। तो 7th सेंचुरी में देयर एग्जिस्टेड द स्टेट ऑफ खडगाज, लिटरली स्वार्ड्समैन इन द ढाका एरिया। तो जो ढाका है आज का बांग्लादेश का एरिया है, वहां पर खडगाज थे। देयर वाज आल्सो अ किंगडम ऑफ ब्राह्मण फ्यूडिटरी जिनको हम बोलते थे लोकनाथ, एंड दैट ऑफ द राताज। ये सब किंगडम्स के छोटे छोटे किंगडम्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे बोथ इन दी कॉमेलिया एरिया। ऑल दीज प्रिंसेस ऑफ साउथ ईस्ट, अब अगेन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इशू किए लैंड ग्रांट्स। सेम कहानी है, राजा महाराजा अलवस बदलेंगे, कहानी सेम करेंगे, दैट इज लैंड ग्रांट कर देंगे। लैंड ग्रांट किया, उसी लैंड ग्रांट करने के बाद उस पर ब्राह्मण को किया, वो क्षत्रिया को किया, वो उस पर एग्रीकल्चर करवाएंगे पीजेंट से, और फिर एग्रीकल्चर होगा एंड देन सिविलाइजेशन विल स्प्रेड। यही कहानी है, ठीक है ना। अब दंड भुक्ति एंड वर्धमान भुक्ति। ना भुक्ति यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, हम लोग पढ़ा है इसको बौरियाज में। अ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड दंड भुक्ति, ये पूछ सकता है कि क्या है। ये फॉर्म हुई थी इन द बॉर्डर एरियाज बिटवीन बंगाल एंड उड़ीसा। अब बंगाल और उड़ीसा के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर दंड भुक्ति नाम का ये एक फिजिकल, एक इकोनॉमिक और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का फॉर्मेशन होने लगता है। दंड भुक्ति के बारे में आपसे कभी भी सवाल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनिट है, ये जो आप एरिया देखते हो दंड भुक्ति वाला, ये बेसिकली यहाँ पर ट्राइबल्स रहा करते थे, ठीक है ना। इस पर आप देखोगे ट्राइबल इनहैबिटेंट्स यहाँ पर रहते थे इस एरिया में, और वो संस्कृत को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है ना, वो संस्कृत को यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे। देन यू विल फाइंड अबाउट वर्धमान भुक्ति, ये सेंटर्ड इन बुर्दवान एंड वाज मेंशन्ड इन द 6th सेंचुरी। तो वर्धमान भुक्ति कहाँ पर सेंटर है, बुर्दवान में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, राइट। तो आपको बस यहाँ पर ये नाम जो है ना इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एंड यू शुड नो कि ये जो एरियाज हैं ये कहाँ पर हैं, ये आपके बंगाल और उड़ीसा के बीच में है ना, बंगाल और उड़ीसा के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, बिटवीन। तो कुछ कुछ एरिया है ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पर बनते हैं छोटे छोटे, इनके खुद के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, इनका खुद का टैक्सेशन होगा एंड ऑल दीस थिंग्स। नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन बंगाल। अब कैसे बंगाल के अंदर जो है वो स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है वो ना शुरू हो जाता है। साउथ ईस्ट बंगाल में इन दी फरीदपुर एरिया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो आपने पहले नहीं पढ़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फरीदपुर के एरिया में 5 प्लॉट्स ऑफ लैंड ग्रांटेड टू बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वर डिक्लेयर्ड वेस्ट एंड वाटर लॉक्ड एंड दे पेड नो टैक्स टू द स्टेट। अब साउथ ईस्ट बंगाल के एरिया में आपको ये एक इंसिडेंट देखने को मिलता है फरीदपुर में एरिया में, जहां पर 5 प्लॉट्स थे वो लैंड ग्रांट किए जाते हैं किसको, बुद्धिस्ट को। और जब ये लैंड ग्रांट बुद्धिस्ट को हुए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए हुए, तो ये डिक्लेयर कर दिया कि आपने जो लैंड ग्रांट करे हैं इट इज अ टोटली वेस्ट, पूरा बेकार है ये, एंड वाटर लॉगिंग यहाँ पर पूरी देखने को मिल रही है, एंड ये लोग कोई टैक्स भी नहीं देते हैं स्टेट के लिए। सिमिलरली यहाँ पर देखा गया कि 200 ब्राह्मण्स जो हैं
उनको भी यहाँ पर लार्ज एरिया दिया गया था इन द कोमेलिया डिस्ट्रिक्ट विद इन अ फॉरेस्ट रेन ऑफ फुल ऑफ डियर, बोट, बफलोज, टाइगर, सरपेंट्स एंड द लाइक। अब सोचिए ये पूरा एरिया जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो दे दिया गया ब्राह्मण्स को, ठीक है। देन ऑल सच इंस्टेंसेस आर सफिशिएंट प्रूफ, ये इस बात का सफिशिएंट प्रूफ है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ कोलोनाइजेशन एंड सिविलाइजेशन इन न्यू एरियाज। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि भाई आप लैंड ग्रांट कर रहे हो, और लैंड ग्रांट जब आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, वो एरिया में आपने अगेन वही पीजेंट्स गए, एग्रीकल्चर हुआ, इतने सारे वहाँ पर जानवर हैं, उनका भी ट्रेड हो रहा है, सब चीज़ें यहाँ चल रही है। तो दिस इज द साइन जब सिविलाइजेशन बंद हो रहा है, और आप देख रहे हो कि कोलोनाइजेशन जो है यानी कि लोग यहाँ पर आके सेटल हो रहे हैं। 5th से 7th सेंचुरी के बीच में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि लगभग आधे दर्जन स्टेट्स, सम लार्ज सम स्मॉल, सम इंडिपेंडेंट एंड अदर फ्यूडेटरी, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो द 5th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी ऑल्सो सॉ द फॉर्मेशन आधा डजन स्टेट्स, ऐसे कुछ बड़े कुछ छोटे, है ना, कुछ इंडिपेंडेंट कुछ फ्यूडेटरी देखने को मिलते हैं। हर स्टेट का जो बनता है ईच हैड इट्स विक्ट्री और मिलिट्री कैंप, सब ने अपने अपने मिलिट्री कैंप करे होते हैं, हाँ, जहाँ पर उनकी खुद की इन्फेंट्री है, खुद की कैवलरी है, खुद के एलिफेंट्स हैं, खुद की बोट है, सबका अपना अपना फिजिकल तरीका है, सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं, है ना, और उनका अपना अपना टैक्स कलेक्शन का तरीका है, अपने अपने तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। मतलब ये छोटे छोटे स्टेट जो फॉर्म हुए, हर स्टेट का अपना, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ आप देखोगे कि आपको उड़ीसा में देखने को मिली थी, अब वही चीज़ आप बंगाल में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। Now, community involvement in land transactions. Again, फिर लैंड ट्रांजैक्शन, फिर वही चीज़ें आएंगी। ओरिजिनली देखोगे क्या होता था, जो लैंड ग्रांट्स थे वेर मेड बाय कम्युनिटीज और द ट्राइब विद द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो ओरिजिनली ऐसा होता था कि जो लैंड ग्रांट होती थी तो वो कम्युनिटी एज अ होल करती थी, ठीक है ना, कम्युनिटी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिन इंडिविजुअल्स को लैंड एक्वायर्ड लैंड एंड मेड गिफ्ट्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस, बट कम्युनिटीज कंटिन्यू टू हैव अ से। थोड़ी टाइम बाद ये हुआ कि हाँ कम्युनिटीज़ का से था, लेकिन इंडिविजुअल्स को लैंड जो मिलती थी, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड लैंड और जो उनको मिल गई फिर वो गिफ्ट कर रहे हैं उसको फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ये देखने को मिला। कम्युनिटीज प्लेड अ रोल इन लैंड सेल्स एंड ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स वे कंसल्टेड। तो बेसिकली जब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन होता था तो उसमें कम्युनिटी का यहाँ पर से होता था, कम्युनिटी एज अ होल उस चीज़ को यहाँ पर क्या करते थे, वो लोग ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, उनका रोल होता था। किंग्स रोल इन लैंड एंड टैक्सेस, नाउ अगेन यू नो, अभी तो कम्युनिटी का रोल देखा हमने लैंड ट्रांजैक्शन में, अब किंग का क्या रोल होता था। इनिशियली क्या होता था, किंग्स वो टैक्सेस रिसीव करते थे, ठीक है ना, एंड वेस्ट फैलो लैंड फ्रॉम द कम्युनिटीज, ठीक है। मतलब अभी तो हमने बताया कम्युनिटी क्या कर रहा है, लैंड सेल के लिए अपना सहमति दे रहा है, ठीक है। किंग्स क्या कर रहे हैं, इनिशियली रिसीव टैक्सेस, अब उनको टैक्सेस मिल रहे हैं, एंड वेस्ट फैलो लैंड, जो भी वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है, वो कम्युनिटी से किंग को मिली। किंग ने क्या किया, किंग ग्रेजुअली और लैंड उसके पास आ गई, ठीक है, इनेबलिंग हिम टू मेक लैंड ग्रांट्स। अब इतनी लैंड आ गई राजा के पास, जो कम्युनिटी ने दान करी वो राजा के पास आ गई, अब राजा क्या कर रहा है, उसको ग्रांट कर सकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, न्यू संस्कृत विच सर्व्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इन किंग्स के टाइम में जो हो रहा है वो संस्कृत के टाइम संस्कृत लैंग्वेज में हो रहा है। दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद द टीचिंग्स ऑफ पुराण एंड धर्मशास्त्र। तो कल्चरली भी यहाँ पर लोगों को इन सब की इन्फॉर्मेशन थी, राजाओं को इन्फॉर्मेशन होती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट असम, जहाँ पर हम बात करेंगे कामरूप की। ठीक है, अब असम के किंगडम यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सी, कामरूप, एज आई जस्ट सेड, कामरूप की बात कर रहे हैं। तो कामरूप ज्योग्राफी एंड अर्ली सेटलमेंट। नाउ सी, हम जब बात कर रहे हैं कामरूप की तो यू कैन सी हियर दिस इज द एरिया ऑफ कामरूप, ठीक है ना, ये आप बगल में देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ गौड़, शशांक का गौड़, राइट। एंड देन हियर यू आर सीइंग दिस इज कलिंग, दिस इज कलिंग, हियर यू कैन सी कलिंग, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये पूरा एरिया कन्नौज का था। Now let us see कैसे ये शुरू होता है। Now Kamrup basically coterminous with the Brahmaputra basin running from the east to west। अब आप समझ पा रहे हैं कामरूप पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये पूरा निकल रहा है, मतलब नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र। एक्सकेवेशंस यहाँ पर हुए जो शो रहे हैं जो शो करते हैं सेटलमेंट्स इन दी अंबारी विच इज़ नियर गुवाहाटी फ्रॉम द 4th सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको कामरूप यानी असम की जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब एक्सकेवेशंस हुए तो अंबारी एक जगह निकल के आई, अंबारी नियर गुवाहाटी, यहाँ पर हमको सेटलमेंट्स दिखते हैं। जब एक्सकेवेशंस हुए, खुदाई हुई, तो हमको पता चला कि अंबारी के अराउंड अर्लीस्ट यहाँ लोग रहते होंगे। इन द सेम सेंचुरी अब अगेन समुद्रगुप्त फिर आ गए भाई। समुद्रगुप्त रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम दावक
एंड कामरूप, इनसे समुद्रगुप्त को क्या होता था, रिसीव होते थे क्या, ट्रिब्यूट्स। तो मैंने आपको बताया है कि भाई समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने हराया किसी एक एरिया को, इस एरिया को हरा दिया। अब इसके एरिया को, लैंड को, टेरिटरी को एक्वायर नहीं किया, है ना, उसने टेरिटरी को इनकी एक्वायर नहीं किया, बल्कि ये कहा कि यू विल पे ट्रिब्यूट टू मी। सुबह शाम व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप हमारे नेता हो, आप हमारे नेता हो, आप हमारे नेता हो, ये चीज़ करो, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है उसको ये पता चलता है कि कामरूप और देन दावक, ये दोनों ही काम समुद्रगुप्त को जो है क्या कर रहे हैं, दोनों ही समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त ने कभी इनको हराया होगा और फिर उसका दिन की जमीन इन्हीं के लिए छोड़ दी होगी, बदले में वो राजा इनका ट्रिब्यूट पे करता है, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पर भी उसी समझ में आती है, समुद्रगुप्त ट्रिब्यूटरी स्टेट्स। नाउ ये तो आप देख रहे हैं पूरा गुप्ता एम्पायर, ये पूरा देख सकते हैं आप, पूरा गुप्ता एम्पायर है। लेकिन व्हाट आर द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ये बहुत सारी स्टेट्स ट्रिब्यूटरी में आ गई, जो उसकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ही बनती है, ठीक है ना, बहुत सारी ये सब स्टेट्स ही ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं। नो दावक पॉसिबली अकाउंटेड फॉर अ पोर्शन ऑफ नागांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। नाउ कामरूप कवर्ड द ब्रह्मपुत्र बेसिन, अब कामरूप जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर करता है, दावक जो है वो नागांग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। Rulers who submitted to Samudragupta were likely chiefs who collected tributes from the tribal peasantry. Again same कहानी, भाई समुद्रगुप्त है, उसने फॉर एग्जाम्पल आसाम के इस एरिया पे उसने कब्जा किया। यहाँ पर पहले आसाम का एक राजा था, आसाम का जो राजा था वो ऑलरेडी क्या कर रहा था, वो ऑलरेडी पीजेंट से क्या ले रहा था, टैक्सेस ले रहा था। अब चूंकि समुद्रगुप्त ने इस एरिया को हरा दिया है, तो यहाँ का राजा ऑटोमेटिकली इनको ट्रिब्यूट पे करेगा, और जब ट्रिब्यूट पे करेगा तो मतलब ट्रिब्यूट में क्या देगा, तालियां थोड़ी बजाएगा, वाहवाही थोड़ी खोली खाली करेगा, अरे पैसा देगा बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सारा कुछ ना कुछ चीज़ें देता रहेगा। तो ये सब तरीका होता था, ठीक है। तो असम भी कुछ इसी प्रकार का समुद्रगुप्त के अंदर भी आ जाता है। सेटलमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन अंबारी, अभी अंबारी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दिया गुवाहाटी के पास है ये जगह, नियर गुवाहाटी के पास है, ठीक है। नाउ सी द अंबारी एक्सकेवेशंस नियर गुवाहाटी शो दैट सेटलमेंट्स नियरली वेयर फेयरली डेवलप्ड इन द 6th and 7th सेंचुरी। तो जो अंबारी एक्सकेवेशंस हुए हैं गुवाहाटी के पास, वो पता चलता है कि 6th and 7th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो रहा था। नाउ ये कैसे पता चला, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। बाय बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी यूज ऑफ संस्कृत भी यहाँ पर होने लगा था, आर्ट ऑफ राइटिंग भी यहाँ पर लोगों को पता चलती है, इसका क्लियर एविडेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। देन कामरूप किंग्स एंड टाइटल ऑफ वर्मन, अब यहाँ पर टाइटल जो लिया इन लोगों ने वो किसका लिया, वर्मन का टाइटल लिया, ठीक है ना। मैंने बताया ये टाइटल वही है जो नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाओगे आप तो वो वर्मा हो जाता है, ठीक है। तो जो कामरूप किंग्स थे, जो कामरूप के राजा थे, उन्होंने टाइटल लिया वर्मन, ठीक है, विच वॉज ऑब्टेन्ड नॉट ओनली इन द नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सिर्फ यहीं पर नहीं था, बट ऑल्सो इन बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दिस टाइटल विच मीन्स आर्मर and symbolizes a warrior was given to the क्षत्रियास by मनु। मनु ने ये टाइटल वर्मन का क्षत्रियास को दिया था, और यहाँ पर ये जो कामरूप में किंग्स थे वो टाइटल लेते हैं वर्मन का, ठीक है। उनके नाम क्या आ गया, आप वर्मन लिखा हुआ देखोगे अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजा थे क्या काम उसके, ऐसे भास्कर वर्मन आपको दिख रहा है, तो भास्कर वर्मन वॉज, आप नाम देख रहे हो वर्मन, तो ये आपको समझ में यहाँ पर आ रहा है। तो कामरूप्स इमरजेंस एज पावरफुल स्टेट शुरू होता है, और वो पावरफुल स्टेट इन ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द 7th सेंचुरी से, ठीक है। तो कामरूप का जो इमरजेंस आया एज अ पावरफुल स्टेट की बात हो रही है, ऐसे नहीं, पावरफुल स्टेट कब बना, वो 7th सेंचुरी में आके वो बनता है। इन द 7th सेंचुरी कैसे बना पावरफुल स्टेट, भास्कर वर्मन के टाइम पे। भास्कर वर्मन जो है वो एक पावरफुल यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट बनते हैं, जो सब्सटैंशियली पावर जो वो है, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन को कवर करना या कंट्रोल करना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। भास्कर वर्मन का रोल इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धिज्म कैसा था, कल्चर कैसा था कामरूप में, आसाम की बात करें, बुद्धिज्म ऑल्सो एक्वायर्ड अ फुटहोल्ड एंड चाइनीज ट्रेवलर ह्यून त्सांग या ह्यून सांग विजिटेड दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो ये भी हमको पता चल रहा है ईस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे पहुंचा होगा, तो हमको ह्यून सांग के एविडेंसेस के थ्रू, उसके अकाउंट्स के थ्रू पता चलता है कि बंगाल में क्या कल्चर चल रहा था, उसने उसको लिखा और अपने अकाउंट्स में बताया भी है, ठीक है। तो कामरूप का ये कहानी था। अब आता है द फॉर्मेटिव फेज।
अब ये लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है, उसको और देख लेते हैं। फॉर्मेटिव फेज, नाउ फॉर्मेटिव फेज शुरू होता है यानी फॉर्मेशन वाला फेज 4 to 7 सेंचुरी का, ठीक है। नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एक्वायर्ड प्रोमिनेंस एट डिफरेंट टाइम्स, ये बात हमने देखी। कहीं आपको 4.5 यानी 450 एडी के बाद देखने को मिल रहा है, 4th सेंचुरी की 5th सेंचुरी के मिडिल से देखने को मिल रहा है। कहीं आपको 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कामरूप एक पावरफुल स्टेट बना, लेकिन आपको जो आपको आपने उड़ीसा देखा वो 1 BC के अराउंड अशोका के टाइम पे प्रोमिनेंस में आने लग गया था, है ना, हमने वो भी देखा। तो अलग अलग टाइम पे ईस्टर्न सिविलाइजेशंस जो थी अलग अलग टाइम पे यहाँ पर प्रोमिनेंस में आती हैं। नोटेबल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या नोटेबल डेवलपमेंट्स थे, जैसे कि राइटिंग, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लर्निंग, वैदिक रिचुअल्स, इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सोशल क्लास एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम्स, ये सब चीज़ें बनती। हमने देखा भाई कोई ना कोई राजा आएगा तभी एक स्टेट सिस्टम बनेगा, और वो राजा का कोई ट्रेड हो रहा होगा तभी एक इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा। फिर उस वक्त की राइटिंग, उस वक्त का कल्चर क्या था वो हमने देखा। तो इस प्रकार से एक सिविलाइजेशन यहाँ पर फॉर्म हो रही थी। एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता रूल, गुप्ता एम्पायर। नाउ सी कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद द गुप्ता एम्पायर स्टिमुलेटेड द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन द ईस्टर्न जोन। अब अगेन कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है गुप्तास का, ठीक है। गुप्ता देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, लेकिन गुप्तास का अजवाका टाका थे। नाउ दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास, है ना। तो समझ में आता है यहाँ पर कैसे धीमे धीमे इनका कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ होगा, कैसे गुप्ता एम्पायर फैला। सो नॉर्थ बंगाल इफ यू विल सी एंड द नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा, अगेन यू कैन सी हियर नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का पोर्शन एंड द नॉर्थ वाला बंगाल वाला एरिया आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है केम अंडर द गुप्ता रूल, ये गुप्ता रूल के अंडर आ गया। नाउ इन अदर एरियाज ऑफ दिस रीजन्स द गुप्ता इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली इन्फर किया जा सकता है। मतलब अगर कोई गुप्ता का जो कल्चर है वो अगर इस एरिया में आ जाएगा तो ऑब्वियसली, या इस एरिया में आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो धीमे धीमे पर्कुलेट हो जाएगा, है ना, वो धीमे धीमे और आगे तक फैलेगा, है कि नहीं। तो गुप्ता एम्पायर समझ, ये जो है गुप्ता एम्पायर का कंट्रोल जो है वो नॉर्थ बंगाल की तरफ होता है, वो आपका नॉर्थ वेस्ट कलिंग की तरफ होता है, ना ऑब्वियसली उस गुप्ता एम्पायर कॉन्टैक्ट को आप नीचे तक पर्कुलेट होता हुआ देखोगे, ठीक है ना। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अब नए नए स्टेट्स फॉर्म हो गए इन बंगाल, आप देखोगे न्यू स्टेट्स फॉर्म हो जाते हैं। उनके जो फ्यूडिटरीज थे जिनको लैंड ग्रांट करी गई वो वहाँ पर नए नए आप देखोगे तो क्या बना लेते हैं, नए नए स्टेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी खुद के यहाँ पर एक मिलिट्री होती है जिनमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, बोट्स होती हैं, तो वो खुद की अपनी एक मिलिट्री सेटअप कर लेते हैं। वही बंगाल के अंदर की बात हो रही है। नाउ की डेवलपमेंट्स क्या क्या होते हैं 5th and 6th सेंचुरी में। Now see, for the first time 5th and 6th centuries clearly show large scale writing. Again वही चीजें रिपीट हो रही हैं यार। क्या क्या डेवलपमेंट हुए, लार्ज स्केल राइटिंग देखने को मिला, संस्कृत का यूज हुआ, वर्ण सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म का ग्रोथ हुआ इन दी फॉर्म ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म इन दिस एरिया। तो बुद्धिज्म का ग्रोथ हुआ, ब्राह्मणिज्म का ग्रोथ हुआ, शैविज्म और वैष्णविज्म के एरिया में के फॉर्म में, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में 5th 6th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट्स थे, तो बताया भाई कि भैया लार्ज स्केल राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई, संस्कृत का जो है रोल शुरू हो गया, वर्ण सिस्टम को फॉर्मेशन शुरू हुआ, बुद्धिज्म फैल रहा था, ब्राह्मणिज्म फैला, ब्राह्मणिज्म इन द फॉर्म ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म। एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, अब वही लैंड ग्रांट करेंगे तो उस पर पीजेंट्स काम करेंगे, एग्रीकल्चर होगा, यही सब चीज़ें लिखी हैं। नाउ सी एग्रीकल्चर शुरू होता है कौन कौन सा, अब ये देखना है, इंक्लूडिंग दी प्लांटेशन ऑफ पैडी, ठीक है ना, पैडी का यहाँ पर प्लांटेशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सफिशिएंट अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से लोग जो है वो सपोर्ट कर पा रहे थे अपनी सरकार को भी और अपने लोगों को भी। इससे बहुत वाइड स्प्रेड रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। आप जब एग्रीकल्चर करोगे जाहिर सी बात है लोग उसके अराउंड आके, जहाँ पर आप खेती कर रहे हो वहाँ पर लोग आके सेटल होंगे ही होंगे, तो रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिले इन स्पार्सली इनहेबिटेड और इनहेबिटेड एरियाज, मतलब जहाँ पर पहले लोग नहीं रह रहे थे, जहाँ पर इनहेबिटेड एरियाज थे, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो सेटलमेंट होना ही होना है। सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझा ही दिया था, इसीलिए कि भाई एग्रीकल्चर होगा, सेटलमेंट होगा, सिविलाइजेशन फॉर्म होगी, वही चीज़ बता रहा है। नाउ डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज एंड द रीजनल प्रोग्रेस, जो गुप्ता डिक्लाइन करेंगे तो वही जो फ्यूडिटरीज थे वो आज़ाद हो गए, वो फ्यूडिटरीज आज़ाद हुए, उनकी खुद की मिलिट्री बनी, खुद की उनकी पावर बनी, खुद का स्टेट सिस्टम, खुद का कॉइनेज, हर चीज़ खुद का हो गया, वही चीज़ यहाँ लिखी है। डिक्लाइन इन द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर कंसाइडेड विद द प्रोग्रेस इन दी आउटलाइंग एरियाज। अब भाई सोचो यहाँ पर आपका एरिया है, अब आप ये भी एक एरिया था, ठीक है, बकाटाकाज, अब आप डिक्लाइन करोगे तो ये तो पावर में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अगल बगल वाले एरिया भी पावर में आ रहे थे। मैनी ऑब्सक्योर एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे ऑब्सक्योर विच वेर पॉसिबली रूल्ड बाय ट्राइबल चीफ्स, वो ट्राइबल चीफ्स वहाँ पर रूल कर रहे हैं, दे आर द फ्यूडिटरीज। और जब ये यहाँ पर डिक्लाइन करते हैं, दे वर थिनली, बहुत कम सेटलमेंट है उनका, केम इनटू लाइमलाइट, उनके गुप्तास के डिक्लाइन होने के बाद। यही अप्लाई हो रहा था
दिस अप्लाई टू द रेड सॉइल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ एमपी। तो ये सब जगह जो हमारा चैप्टर है वहां पर भी है। आप सोचो ना यार, गुप्ता एम्पायर आप यहाँ पर रूल कर रहे हो भाई, आप अयोध्या, आप इलाहाबाद, इन सब जगह रूल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके आउटलाइन एरियाज कौन से होंगे? बंगाल वाला होगा, असम वाला होगा, है ना, आपका कलिंग वाला, यही एरिया तो होंगे आपके एडजॉइनिंग एरियाज। तो वो एडजॉइनिंग एरियाज हुए। इट अप्लाइड इवन मोर टू द जंगल एरियाज विद एलुवियल सॉइल एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, तो मतलब अगेन कुल मिला के कहानी यह है कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद जो एरियाज थे वहाँ के लोकल चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे और अपनी खुद की आर्मी, खुद का मिलिट्री, ये सब यहाँ पर सेटअप कर देंगे। तो दिस इज द एंटायर चैप्टर जो यहाँ पर पूरा मैंने आपको समझा दिया। छोटा चैप्टर है, लेकिन कुछ जो थोड़े बहुत नाम आते हैं, अंबारी आया, देन आपको कुछ कुछ प्रोविंसेस के नाम सामने आए, देन आपको वर्मन डायनेस्टीज़ के बारे में यहाँ पर नाम सामने आता है, ठीक है, रूलर्स का, तो वो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मोटे मोटे रूप पे एक बेसिक कंसेप्ट तो होपफुली आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई किस तरह से लैंड ग्रांट हुए ब्राह्मण्स को, उनको पूरे राइट्स मिल गए, उस पर पीजेंट्री ने काम किया, पीजेंट्री को काम किया तो वहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर होगा तो सेटलमेंट होगा, है ना, ट्रेड होगा, दूसरे एरिया से ट्रेड हुआ, पॉलिटिकल सेटअप हुआ, स्टेट सिस्टम बनेगा, फिर वहीं पर लिखित तौर में ट्रेड हो रहा है तो उसको लिखोगे भी, तो राइटिंग का यूज़ होगा, कौन सी राइटिंग, संस्कृत है कि प्राकृत है, वो भी क्लियर हुआ, कौन सा रिलीजन चल रहा था। तो ऑब्वियसली गुप्ताज है तो गुप्ताज, मतलब आप समझ रहे हो ये सिस्टम कब शुरू हो रहा है, स्प्रेड कब हुआ सिविलाइजेशन का? वो तब हुआ जब लैंड ग्रांट्स का सिस्टम शुरू होता है। क्योंकि लैंड ग्रांट होने पे क्या हुआ कि भाई वहां पर एक कल्चर चल रहा है, अभी जब तक वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, जब तक डिक्लाइन नहीं हुआ है, लैंड ग्रांट्स हैं, ठीक है, तुम अपना चलाओ, लेकिन अदर जो जिसने आपके ऊपर कब्जा करा हुआ है, जिसने आपके ऊपर जीता था, उसका कुछ ना कुछ एक से तो रहेगा ना, थोड़ा बहुत कल्चरल इन्फ्लुएंस तो आएगा ना। और जब एक बार वो डायनेस्टी डिक्लाइन कर जाएगी तो फिर वो कल्चर जो फ्यूडिटरी था वो अपना आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपने कल्चर को प्रोमिनेंट कर देगा। तो ये पूरा चैप्टर इसके अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।